बहू कैसी है मम्मी तुम्हारी? बात बात सुनती है कि नहीं? व्यवहार में कैसी है? इज्जत देती है कि नहीं? अब आई हो तो तुम ही देख लेना कैसी है तुम्हारी भाभी। बड़ी ढीठ टाइप की है, जो भी बोलो पट्ट से पलट के जवाब दे देती है। मुझे तो ना बिल्कुल सहन नहीं होती है, पर करूं तो क्या करूं, सहना पड़ता है। मुंह फट है भैया, सामने से जबान संभाल के चलाओ, अपनी इज्जत अपने हाथ। पहले की औरतें सास ताने सुनाती थी, अब तो भैया ताने सुनाने का मौका नहीं देती, पलट के ऐसे जवाब देती है कि लगता है ताने हमारे मुंह पे मार दी है। क्या बताए तुमको, कैसा लगता है हमको। अरे किसी को इतना सहने की जरूरत क्या है? आपके घर आई है, बोल दिया करो। रुको आने दो, इतना सुनाऊंगी ना दिमाग सही कर दूंगी। हाँ हाँ बोल लेना, तुम ही बोल लेना, हम भी देखें कैसे कब्जिया लेती हो इसको। भैया हमारे बस की तो नहीं है, हम तो चुपचाप बैठ गए हैं। कैसे कि हमसे ज्यादा होता नहीं, सहने से अच्छा है ना बोलना। आ गए दोनों। अरे आओ आओ भाभी, आओ बैठो। प्रणाम दीदी, लाइए चरण स्पर्श कर लें। हाँ हाँ लो ना, पैर छू। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। कैसे हैं, घर में सब बढ़िया है? जीजा जी लोग सब सब बढ़िया। चलो सही है। और बताओ, यहाँ सब बढ़िया है? हाँ कैसे हो? बड़े सजे धजे दिख रहे, एकदम चमक चमक रहे हो हैं। अरे ये तो आप आ रही थी ना, तो बस थोड़ा सा सज धज के बैठ गई, आपको अच्छा लगेगा सोच के। अरे आपको इतना टिप टॉप देख के हमको तो लगा कि आप हमारे लिए दहेज में कुछ लाई हो, जो ननद दोबारा आएगी तब देती हो, इसलिए सज धज के आई हो। अच्छा, आपके ऐसा होता है क्या कि भाभी जो नई आई होती है तो शादी बाद जब दोबारा ननद उसके पास जाती है तो दहेज में सामान लेके आई होती है उसको देने के लिए विदाई में, इसलिए अच्छे से तैयार होती है? नहीं होता तो नहीं है, पर देना चाहो तो दे दो, उसमें क्या है। अच्छा, हम तो बैठे ही, आखिर है तो ननद, जो दोगी सब ले लेंगे। नहीं दीदी, हमारे यहाँ तो दूसरे नियम है। हमारे यहाँ ना, अगर ससुराल वाले सास नंद कोई भी दहेज से रिलेटेड बातें ज्यादा करता है ना, बात बात पे दहेज मांगता है या दहेज से जुड़ी हुई बातें छेड़ता है ना, तो उस पे दहेज मांगने का आरोप लगा सकते हैं। आप क्या नहीं ऐसा? हमारे यहाँ तो ऐसे ही है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हम, ना ही दहेज का सुना रहे हैं, है ना मम्मी? अरे बहू अब ऐसे भी ना सोच, उसने अपने मन की बात कह दी है, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। उसके घर क्या कोई कमी है जो तुझसे मांग के लेके जाएगी? है ना बेटा, कोई कमी नहीं ना। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी, ऐसा ही तो होना भी चाहिए ना। दहेज मांगना वैसे भी कोई अच्छी बात तो होती नहीं है ना मम्मी जी, है ना दीदी? अब कुछ बदल थोड़ा ना जाएगा, बहू तो आप बन के आई गई हो, अब आप ही रहोगी। अब हम ताना मारे उलाहना मारे अपना ही बुरा करेंगे, आपका थोड़े ना बुरा कर पाएंगे हैं? क्यों मम्मी? अरे अब बोलने से क्या फायदा है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। नहीं मम्मी, अब तो हो गई शादी, बन गई तुम बहू, अब तो जो चाहे बोलो। कौन सा आप हमको कुछ दे दोगी अब कुछ बोलने से? मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ दीदी आती हूँ। लीजिए चाय भी तैयार है, ये लीजिए चाय भी आ गई, लीजिए लीजिए मम्मी जी, ये आप भी लीजिए ना। नाश्ता लीजिए दीदी। चाय तो अच्छी बनाई हो भाभी, और नाश्ता भी बढ़िया है। थोड़े संस्कार और होते ना आप में, तो हमको भी देखने में सुनने में अच्छा लगता। वैसे भाभी, थोड़ा शर्म संकोच तो रखना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? मैं समझी नहीं। अरे ऐसे भैया के बाजू में घुस के बैठ गई हो, हैं साथ बैठ के चाय पी रही हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ ना परिवार में थोड़ा सा लिहाज मर्यादा से चला जाता है। हमारे ससुराल में भी हम ऐसे बैठ नहीं सकते अपने पति के बाजू में, हमें ना अलग बैठना पड़ता है और थोड़ा नीचे जगह में बैठना पड़ता है, उनके बराबर की सीट पे नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ा ऐसा चलता है हमारे यहाँ। मैं समझी नहीं दीदी, अपने पति के बाजू में बैठने में लाज शर्म कैसी? दीदी, शादी इसलिए तो की जाती है ना, ताकि साथ बैठ के सुख दुख बांट सके, आप लोगों के साथ बातें कर सको। ऐसी कोई आके बैठ जाता क्या इनके बगल में? इसमें कौन सी खराबी है? इसका भी तो अधिकार ऐसे थोड़ा मिलता है, रजिस्टर्ड है ये तो मेरे। हाँ, है ना जी? मायके से इतना भी दहेज लेके नहीं आए हो कि ससुराल के सब मान मर्यादा ताक पे रख दो आप? मतलब
दहेज की मात्रा के हिसाब से साथ में उठना बैठना होता है दीदी। मम्मी जी, दीदी की शादी में कितना दहेज दिए थे? मतलब दीदी के तो 2 बच्चे भी हैं ना दीदी, ये भी पता होना चाहिए ना। भैया के मुंह से तो कुछ निकलता ही नहीं है, पूरा अपने पल्लू में बांध ली हो भाभी। हैं जब से आपसे शादी हुई है ना, आप जो मर्जी आए बोल दो, ये रोकते नहीं हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं दीदी। वैसे शादी में तो आप ही दौड़ दौड़ के हम दोनों के गठजोड़ कर रहे थे। अब अगर पल्लू से बंध भी गए हैं तो क्या ही प्रॉब्लम है, यही तो कर रहे थे शादी में, अब तो बंध ही रहना चाहिए। जैसे पापा जी मम्मी के पल्लू में बंधे और जीजा जी आपके, नहीं दीदी? ये सारी छूट आपने ही दे रखी है, इतना बोलती है बहू आपकी। कहा था ना कुछ भी बोलना बेकार है, अपनी इज्जत अपने हाथ। फालतू मुंह खुलवा दिया मेरा। अब सुनू मैं तेरी वजह से इसकी 4 बातें। नहीं, ठीक ही कह रही हो भाभी, सही बात है। अब पल्लू से तो हम ही बांधे हैं, हाँ? फिर पल्लू से क्यों अलग करना? बंधे रहो भैया, पल्लू से बंधे रहो, आप तो छूटना मत गलती से भी। बांधे रहो भाभी, बांधे रहो, पल्लू से बांधे रहो। अब मम्मी जी ने बोलना सिखाया ही नहीं। मम्मी जी खुद ही कहती हैं कि हमारा लड़का कभी बोलता नहीं था, अब तो बोलने वाली बहू आ गई। जैसे पापा जी बोलते नहीं है, बस सुनते हैं जो मम्मी कहती हैं। बेटा भी बिल्कुल वैसा ही है और बहू भी तो बिल्कुल मम्मी जी जैसी ही आई है ना मम्मी जी? आप जीजा जी को बोलने देते हो? क्यों बोलने नहीं देंगे? फिर तो आपकी सास भी आपके ससुर जी को बोलने देती रही होंगी, तभी बेटा बोल रहा है। जिस घर में माए अपने पतियों को नहीं बोलने देती ना, उस घर में बेटे भी नहीं बोलते हैं। उन्होंने तो यही देखा है कि मम्मी की चलती है तो बाद में बीवी की चलेगी, है ना मम्मी जी? सुनिए जी, मैं क्या सोच रही थी, कल पूर्णिमा है तो थोड़ा सा नर्मदा नदी और मंदिर हो आएंगे। हाँ, आप चाहो तो आप भी चलो दीदी, आप भी चलो मम्मी जी, सब चलते हैं। वैसे मम्मी, भैया पहले मंदिर वंदिर नहीं जाते थे, क्यों भैया? कौन सा वसीकरण मंत्र चला दी हो जो भैया तुम्हारे पीछे पीछे सब जगह जा रहे हैं? अरे ये तो मैं शादी के बाद से देख रही हूँ, जो बोलती हाँ में हाँ मिलाता है मेरा लड़का। पहले ऐसा नहीं था, हाँ? मंदिर वंदिर कहीं नहीं जाता था, लेकिन अब देखो बदल गया है। ये तो अच्छी बात है ना मम्मी जी कि ये मेरे बस में है। कम से कम मैं अच्छी आदतें सिखा रही हूँ। हमें बताओ, आपके नंदोई जी पे हम भी चला लें। हाँ, ये बात तो तूने सही बोली बिटिया। पता नहीं कौन सा वसीकरण फूंक दिया है मेरे बेटे के खान पान में। इसी की सुनता है, इसी की भाषा बोलता है। हमारी तो जैसे सुनता ही नहीं है, हाँ? एक शब्द मुंह से नहीं निकलता। और वैसे मम्मी जी बस में तो आप भी हैं मेरे, पता है दीदी? मेरे बिना तो मम्मी जी कोई काम ही नहीं करती हैं। मैं चाय बनाती हूँ तब मम्मी जी चाय पीती हैं, मैं खाना बनाती हूँ तब मम्मी जी खाती हैं। ऐसे पूरा दिन घर से बाहर घूम लेंगे, लेकिन जैसे ही घर में काम की बात आती है ना, कमर में दर्द शुरू हो जाता है। मेरा वसीकरण इतना तेज है, सबको अपने वश में कर रखा है मैंने तो, है ना मम्मी जी? भाई आपके पास तो बड़ी महारत हासिल है। बताओ दीदी, आपके ससुराल में सब आप पे निर्भर है? नहीं ना? और आप घर पे रहते हो तब भी आपके घर का काम हो जाता है। पर मेरे घर में ना, मेरे बिना कोई काम हो ही नहीं सकता, इतना असर है मेरा। खाने में, चाय में, सब में वसीकरण खोल रखा है मैंने इन लोगों के लिए। फिर इन लोगों को ना मेरे ही हाथ के सारे काम चाहिए होते हैं, बिल्कुल मेरे कब्जे में है। चलती हूँ मम्मी जी, खाना बनाना है ना, उसमें वसीकरण मंत्र फूकना है, आप सबको कब्जे में जो रखना है। 4 दिन आप हमारे घर में रहिएगा ना दीदी, तो आप पे भी मैं कब्जा कर लूंगी, सब पे राज करूंगी मैं। और अगर इससे बचना चाहते ना तो एक ही तरीका है, खाना आप लोग मेरे हाथ का ना खाइए, खुद बना के खुद खा लीजिए। कहीं मेरा वसीकरण काम कर गया तो, है ना मम्मी जी? मम्मी, आप पियो वसीकरण वाली चाय और खाओ वसीकरण फूका खाना। मुझे इनके बस में नहीं आना है। सोच के आई थी 2-3 दिन रहूंगी, अब तो लग रहा है कल ही निकल चलूं यहाँ से। इनके बस में आ गई तो पता ना क्या क्या करवा देंगी। हाँ, तू तो जा सकती है, तेरा तो ये मायका है, ससुराल ही अपना घर होता है। मैं कहाँ जाऊं? अब वसीकरण फूकी है, चाहे जहर दे के खिलाए, रहना तो इसी घर में इसी के साथ है। मेरी तो जिंदगी यही कटनी है। अब बेटा खड़ा हो साथ चाहे ना खड़ा हो,